के चरणों में नमन। यहाँ उपस्थित सभी राज्यों के अतिथि और हमारे वरिष्ठ सब लोगों को हार्दिक स्वागत। साथियों, आज डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई कि हमारे साथ किस किस टाइप से कंस्पिरेसी हुई, साजिश हुई, वही साजिश अभी और एक अगली कड़ी के रूप में भी ये सरकारें इंटरनेशनल लेवल पे हमारे साथ करने जा रही है। अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि ये जो बारिश आ रही है, बेमौसम जो बारिश आ रही है, ये भी एक हिस्सा है आदिवासियों को मारने का, यहाँ के लोगों को मारने का। ये जो NWO न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो कल्पना है, वो कल्पना आदिवासियों को मारने की है कि आदिवासियों को मारने के लिए उन्होंने जिस क्लाउड सीडिंग हर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये लोग कृत्रिम बारिश करवा रहे हैं, जिससे एक महामारी आने की संभावना है, जिससे भूखमरी पैदा होने की संभावना है कि इस टाइम पे ये बारिश करा करके जो इवैपोरेशन है, वाष्पीकरण है, वो वाष्पीकरण को कम कर देंगे और आने वाले आपके बारिश का जो मौसम है उसमें शायद बारिश ना हो, जिससे आने वाले दिवाली के समय में हमारे लोगों के बीच भूखमरी आ सकती है। उस भूखमरी से निपटने के लिए हमारे पास क्या समाधान है, इस विषय पे हम लोगों को सोचना चाहिए। भविष्य में क्या होगा, इस पे हमें बात करना चाहिए। भूतकाल में क्या हुआ है, वो चीजों को नेगलेक्ट करके हमें अभी नेक्स्ट क्या करना है, उस चीजों पे बात करेंगे कि सब लोगों में, इस देश में सब धर्म के लोगों के पास अस्पताल भी है, स्कूल भी है, पर आदिवासियों के पास न तो अस्पताल है न स्कूल है। अगर दिवाली के बाद अगर कोई भूखमरी या कोई महामारी जन्म लेती है तो हम आदिवासी 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े होकर के हमको मार दिया जाएगा। हमारे पास व्यवस्था नहीं। उस व्यवस्था के लिए हमको क्या करना है, इस बारे में हमें सोचना होगा कि हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया कि हमारे गांव की जो पब्लिक है वो 3000 है। 3000 पब्लिक में 500 लोग रोज दारू पीते हैं। 500 लोग दारू पीते हैं, जिसमें एक आदमी 200 रुपए की पी जाता है, तो 500 इंटू 200 करें तो आपका 10,000 की दारू एक दिन में पी के हमारा समाज है। अगर आप पूरे इलाके की गणना करें तो हम एक दिन में करोड़ों रुपए की शराब पी करके जो है टॉयलेट कर देते हैं। तो क्या हम इन टीकों की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत हमें पड़ेगी क्या? इतने पैसे अगर हमारे पास है तो हम हमारी यूनिवर्सिटी का निर्माण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जितनी भी ये दादा बता रहे थे कि लोकतंत्र में ये कमी है, इसमें ये कमी है, फॉरेस्ट अमेंडमेंट भी आने वाला है, ये सब नीली किताब के चौधले हैं। अगर ये किताब हमको हमारे हिसाब से मिलती तो शायद आज हम गुलामी की ओर अग्रसर नहीं होते। ये जो किताब है इसने हमें गुलामी में जकड़ने के लिए 1950 के बाद से हमारे पे साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश। शरणार्थी हमारे गांव में घुस नहीं सकते थे। अरे शरणार्थी तो ठीक है, हम में खराड़ी हो, अगर खराड़ियों के गांव में भगोड़ा घुस जाए तो हमने घुसना नहीं। ये देश और राष्ट्र की जो परिकल्पना है, वो परिकल्पना इन शरणार्थियों की है, हमारी नहीं है। हमारी परिकल्पना गांव है और गांव से देश है, ना कि देश से गांव है। ये चीज हमें सोच लेना चाहिए। तो हमें एक अच्छा गांव का निर्माण करने के लिए अगर हम एक गांव में 3000 पब्लिक है, अगर एक व्यक्ति 10 रुपए अगर इकट्ठा करता है तो 3000 इंटू 10 तो एक दिन में आपके पास कितना होता है? 3 लाख का 3 लाख पैसा इकट्ठा होता है। ये लोग नांदी गली फाउंडेशन, सरस्वती फाउंडेशन ऐसे NGO चला रहे हैं, जिससे हमारे जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग में जहर घोल देते हैं, जिससे हमारी संस्कृति खत्म होने जा रही है। अगर एक दिन में हम 3000 पब्लिक से 10 रुपए इकट्ठा करते हैं
अंबिकली फाउंडेशन, ये आपका सेवा भारती फाउंडेशन, क्या हमारा लड़का वहां रख करके हम सैलरी देके हमारा फाउंडेशन नहीं चला सकते? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बोले हैं उसमें कहा कि ये एक यूनियन है, ये यूनियन मतलब सरकार होते है और सरकार मतलब संगठन होते, ये संगठन के लोग हैं, गांव के लोग नहीं है। ये जो कलेक्टर है वो एक संगठन का हिस्सा है, यूनियन का हिस्सा है, वो हमारे गांव का हिस्सा नहीं है। हमने आरटीआई लगा के पूछा कि शेड्यूल एरिया में क्या एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन हुआ है, तो वो जवाब में देते हैं इस बारे में हमको जानकारी नहीं है। अगर इस बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आदरणीय कलेक्टर साहब आप हमारे रतलाम और साहबों में क्या कर रहे हो? अगर एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन नहीं हुआ है तो कलेक्टर साहब आपको पावर किसने दिया है हमारे क्षेत्र की जमीन छीनने में? कलेक्टर साहब आपको पावर किसने दिया है हमारे क्षेत्र में घुसने का? ये हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। आपका इस देश में 10 राज्य जहाँ शेड्यूल एरिया है पर बाकी के राज्य में 10 करोड़ आदिवासी रहता है, उसके लिए इस किताब में कोई प्रोविजन नहीं। क्यों प्रोविजन नहीं है इस पे आपको विचार करना है। अगर 5 करोड़ लोग अनुसूचित क्षेत्र में है वो भी सुरक्षित नहीं है तो 10 करोड़ लोग जो अनुसूचित क्षेत्र से बाहर है वो सुरक्षित होगा, इस बात की गारंटी क्या? इस चीज का हमें सोचने का के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि आप क्या फूड क्राइसिस और महामारी के लिए पर गांव से 10 रुपए इकट्ठा करके एक एनजीओ का निर्माण करिए जिससे हम लोग यूनियन की समानांतर एक व्यवस्था खड़ी कर पाए कि आने वाले समय में हमारा आदमी 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़ा होकर कंट्रोल के सामने दम न तोड़ दे। तो इन तीनों चीजों के लिए हमें इकट्ठा होना होगा और आपको कैडर मैट्रिक्स पे काम करना चाहिए कि एक गांव से अगर 10 यूनिट कैडर तैयार होते हैं तो हम जितने गांव हैं उसमें से 5 लाख लोग आने वाले समय में भोपाल की धरती पे विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे। तो जिस समय हम सड़क पे चलेंगे ना तो भोपाल की ये बिल्डिंगों की हिलने लगेगी। आप और सबको प्रण लेके जाना है क्योंकि रतलाम में 10 गांव विस्थापित हो रहे हैं जिसमें 1.5 लाख जीव मारे जाने का संभावना है। गुना में आपके 6 गांव जा रहे हैं, कटनी उमरिया में आपके 124 गांव जा रहे हैं, आपके धार में 7 गांव जा रहे हैं, झाबुआ में 8 गांव जा रहे हैं। लगभग 1000 गांव डिस्प्लेस होगा। एक गांव की पॉपुलेशन 3000 है तो 3000 इंटू 1000 करें तो 3 लाख से ऊपर लोगों को मारने का षड्यंत्र यहाँ चल रहा है। तो हम लोगों को 3 लाख लोग अगर भोपाल में आकर के गिरते हैं तो मुख्यमंत्री को अपना घर भी छोड़ के भाग जाए। आपको ऐसा संकल्प लेना हो। जितने भी यहाँ पे हमारे वरिष्ठ साथी आए हैं, जितने भी युवा आए हैं, मैं उनसे निवेदन करने आया हूँ कि आप आने वाले समय में जितने भी लोग हैं ये प्रण लेके जाए कि हम कुछ दिनों में और आज ये डेट तय करके जाए कि आपका इस दिन हम भोपाल की विधानसभा घेरेंगे। अगर विधानसभा नहीं घेर सकते तो हमारा समाधान कुछ नहीं। तत्कालिक समय में हमको उस गांव से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, लोगों को मार दिया जाएगा। जैसे नीमच में आपके 7 गांव को डिस्प्लेस किया जा रहा है। बुरहानपुर की घटना आप देख लीजिए, पालघर की घटना आप देख लीजिए, जिसको आप लोकतंत्र और सम्मान के साथ देख रहे हैं। उस लोकतंत्र का हिस्सा पुलिस ही हमारी बहनों की पैर पकड़ के घर से बाहर निकाला जा रहा है। तो हम कैसे विश्वास कर ले? कैसे इस राजनीति पे विश्वास कर ले? कैसे हमें विश्वास हो जाएगा? हम अंधभक्त नहीं है जो हमें आंख मीच कर हम इन चीजों पे भरोसा करें। तो आप और हमें एक डेट फिक्स करना होगा। आदरणीय देवराज जी, आदरणीय रामदेव काकड़िया जी, विक्रम मछलिया सर, डॉक्टर आनंद राय सर, मुकेश जी, आप सब लोग आज ये डेट फिक्स करके जाइए कि भोपाल की सड़कें कब साफ करनी है। हम उस दिन आने को तैयार हैं। अब तो हमें सिर्फ जबलपुर सेंट्रल जेल मिला है, सागर सेंट्रल जेल मिला है, काला पानी भी मिला है, करने वाले नहीं। क्योंकि हम हमारे लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहते, वो दिगरों को
तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग ये डेट फिक्स करके जाए कि इस डेट पे हमें भोपाल आना है, कैसे क्या वो सारी प्रोसेस की तैयारी हमें यहाँ से शुरू करना है। और जो हिस्टोरिकल बात हो रही है, सांस्कृतिक बात आ रही है कि हमें इतिहास को किस रूप में देखना चाहिए, हमें इतिहास को इसके रूप में देखना चाहिए। ये तो सिल्क रोड वाले हैं। अभी एक दादा बोल रहे थे कि कबीलाई आदिवासी कौन है और गिरावासी कौन है। जिसका रिश्ता जो है धोती और पगड़ी से है वो कबीलाई आदिवासी है, जिसका रिश्ता टोपियों से है वो हमारा नहीं। ये सारे सिल्क रूट वाले हैं। ये सिल्क रूट से इधर थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम घुसे हैं और इधर से रचना करके इधर निकले हैं। जो कमल का फूल है वो कलर भी आपका थाईलैंड से है। समझना होगा। हम अभी तक ब्राह्मणवाद कर रहे हैं। खेल जो है छोटा सलवारी और थाईलैंडी खेल। तो क्या आप देख लीजिए, जितना भी छोटा सलवारी समझ रहे हैं, छोटा सलवारी मतलब वही छोटा सलवारी आज तक भीख मांगते हुए रास्ते में नहीं दिखता, जबकि वो राजनीति में भी नहीं है। इंडिया का टॉप अमीर है। वो कैसे है वो आपको रिसर्च करना है। वो टॉप अमीर कैसे बना? क्योंकि वो घर में बैठे इतना कमा रहा, देश भी दे दीजिए 15 दिन में वो चला रहा, चला 15 दिन देश चला सकता है। आपका अडानी बनिया है, आपका अंबानी बनिया है, अमित शाह बनिया है, मोदी बनिया है और बाकी सारे छोटे सलवारी है। ये भी एक स्क्रिप्ट है, मनुस्मृति नहीं मनुस्क्रिप्ट है। ये सारी अंग्रेजियों की नाजायज औलाद है जिनको डिक्शनरी की औलाद कहा जाता है। ये आपके इधर से घुसे थाईलैंड में घुसे, थाईलैंड में थाई मसाज फेमस। तो अंग्रेज जो है सिल्क रूट से तो सबकी काली टोपी है। आपका थाइयों की भी काली टोपी, संघ की भी काली टोपी, आपके छोटे सलवारियों की भी काली टोपी और कुछ लोगों अंग्रेजों की भी काली टोपी, ईसाइयों की भी काली टोपी। ये सारे काले टोपी वाले इधर ही आए। यहाँ जाके वो एक ही कोने सिल्क रूट का व्यापार करने वाला इधर घुसने के बाद इन्होंने कहा कि यार साला भीड़ इतने खतरनाक है कि अफगानिस्तान में उधर तोड़ के सिकंदर को भगा रहे हैं, तो हम इधर तो घुस नहीं सकते। इधर से घुसे, सारे शास्त्रों का निर्माण इधर किया। फिर इधर घुसे, इन्होंने कहा कि वहां जाके एक थाई लड़की को चुना जो वहां की गाइडेड कर सके। गाइडेड यानी कि वहां की लोकल इनकी भाषा और इनकी भाषा का ट्रांसलेशन कर सके। और उसको अंग्रेजों ने ना अपनी टेम्परेरी वाइफ बना लिया। वो टेम्परेरी वाइफ बनाया, उसकी जो नाजायज औलाद हुई वो लेकर के किधर आए, इंडिया है, साउथ और आपके ईस्ट में इधर आए। तो उन्होंने सोचा कि यार हम गांव में जाएंगे तो गांव में तो लज्जाबंद होती है, देखो देखो ये नाजायज औलाद है। तो उन्होंने कॉलोनी का निर्माण किया जिसको आप उपनिवेश बोलते हैं। कॉलोनी का निर्माण किया और एक बाजारवाद का हिसाब न करा कि बाजारवाद में बंद कमरे में कोई नहीं कहेगा तुम अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। और बाजारवाद को इस टाइप से उन्होंने प्रोग्रेस किया कि आज जो है हम लोग बाजारवाद के पूरी तरीके से गुलाम बन गए। बिरसा दादा ने कहा था कि जिस दिन तुम्हारे घर में चूल्हे में बनने वाली सब्जी अगर किसी और के घर से आने लग गई तो समझ लेना आप गुलाम है। आज आप उनके तथाकथित गुलाम है। तो ये जो डिक्शनरी की औलाद है, इन्होंने बाजारवाद की स्थापना करी है। बाजारवाद हमारा हिस्सा नहीं है। हमें बाजारवाद के खिलाफ लड़ेंगे तो ही हमारा कुछ कल्याण हो सकता है, क्योंकि हमें वाटर सिस्टम जैसी व्यवस्थाएं वापस लागू करना चाहिए, उनके प्रोसेस पर चलना चाहिए। अगर एक घर से आप एक आदमी 10 रुपए डोनेट करता है तो हम गांव का गेहूं गांव में रख सकते हैं, गांव का मक्का गांव में रख सकते हैं। तो बाजारवाद की कमर तो यूं ही खत्म हो जाएगी और ये वापस डिक्शनरी की औलाद बन जाएंगे। एक घंटे में जो डिक्शनरी आई ना साथ में, वो भी हमको बुलाने लगेगी। अभी चीजों को समझिए। जो अकबर की कहानियां बताते हैं झूठी मूठी, अकबर कोई नहीं था, सबसे बड़ा व्यापारी अकबर था। छोटी उम्र में सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। जितने भी चित्तौड़ हिल स्टेशन है, जितने भी ये जो स्टेशन बने हैं, ये जो आपके ट्रेन तो 1853 में आई, इससे पहले घोड़े गधे से व्यापार करते थे। एक स्टेशन पे दूसरे स्टेशन पे एक दिन में नहीं पहुंच पाते थे। तो इनके रुकने की जो व्यवस्था है वही है, आर्किटेक्चर अंग्रेजों ने ही किया, वही किले तो बाद में हम लोगों ने उनको मार भगा के छीन लिए, वो हमारे किले बने। अन्यथा हमारे गांव के पास सामूहिकता थी, ऐसे कोई रजवाड़े की परिकल्पना हमारे गांव में कलकत्ता में थी। ये चीज आप समझिए, क्योंकि ये घोड़े भी हमारा नहीं है। क्योंकि घोड़ा हम कैसे बुलाते हैं आपको पता है? धोबी को बुलाने का तो
बकरी को मिलाने का भी है, पर घोड़े को भगाने और भुलाने का तरीका नहीं। तो घोड़ा भी उधर से ही लॉन्च किया गया, भाइयों को यूरोप से। तो हमें समझना होगा कि ये कौन कौन किधर किधर से आया और कौन 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 है। अगर ये समझ के उस दिन हमारी एकता ऑटोमेटिक हो जाए। एकता से याद आया कि ये जो फर्जी एकता हो रही है, दादा हम कह रहे हैं कि बिना फिल्टर के कोई एकता की बात करना ही मत आओ। सांस्कृतिक और वैचारिक एकता जब तक नहीं होती है तब तक हम किसी एकता, फर्जी एकता, राजनीतिक एकता का विश्वास नहीं करते। हमें कबीलावाद वापस खड़ा करना है। अगर कबीलावाद में बिना फिल्टर किए तुमने एकता कर ली तो वो हमको भी सर के फिर से भाग जाएगा डिक्शनरी के साथ, क्योंकि पूरा खेला डिक्शनरी की औलाद है खेला। और अभी डिक्शनरी की औलाद जो है भागने लगी है, इतना पैसा लुटा उधर भाग रही, इतना पैसा लुटा उधर भाग रही। तो आप सबसे निवेदन है कि सबसे पहली बात कि निवेश क्षेत्र के लिए दादा विशेष आग्रह है कि आप निवेश क्षेत्र के लिए आप लोग एक डेट डिसाइड करिए। एक बार भोपाल की धरती जाम करते हैं।